नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का जो हम विज्ञान वाला सिलेबस दिया गया था वो मैं आपको पढ़ा रहा था। उसमें आज हमारा इस विज्ञान सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। बाकी आपका सजेशन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो लास्ट 13वां लेसन हमारा जो है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज जो है हमारा ये विज्ञान वाला सिलेबस जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि इसमें 350 लगभग क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो भी करा दिया जाए या कोई और सिलेबस शुरू किया जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई और सब्जेक्ट शुरू किया जाए। आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हूँ। दोनों वीडियो देख लीजिएगा। आपको बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी अभी इस समय चल रही है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको मौका मिल सकता है। और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम पर चले जाइए, एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर फ्री में नोट्स जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जब भी मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब पर तो सूचना दे ही देता हूँ। प्रश्न नंबर टॉपिक हमारा 13वां है कि पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। थ्योरी वाला पार्ट इसमें कुछ खास दिया नहीं गया है। यूथ कंपटीशन की बुक में क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम सीधे क्वेश्चन ही देखेंगे। और काफ़ी अच्छा चीज़ है पर्यावरण। अगर आप सोचें कि इससे एक टॉपिक में कवर कर लिया जाए तो ये असंभव चीज़ है। बाकी चीज़ें, लेकिन प्रश्न जो दिए गए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न बनने के चांसेस हैं वैसे प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती में। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। आपको पता है कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। तो उसी में से पूछा गया कि विषमांगी मिश्रण इसमें से कौन सा नहीं है। बाकी 3 मिश्रण विषमांगी होंगे। दूध जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, जिलेबी भी और धुआं भी। तो समांगी मिश्रण की बात करें तो वो जो है हवा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये वाला विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। क्योंकि हवा में देखिएगा आपका कोई भी मिश्रण दिखाई नहीं देता है। और जो मिश्रण दिखाई नहीं देगा, जैसे 2 पार्टिकल मिले हुए होंगे, कण मिले हुए होंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो दिखाई देते हैं उसको हम विषमांगी कहते हैं। बाकी दूध में भी दिखाई देता है, जिलेबी में भी, और धुआं में तो धूल कण पड़े होते हैं तो वो साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये वाला विकल्प जो है पहला का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है। कहाँ होता है तो वो राइजोफोरा में होता है, राइजोफोरा में होता है। बी वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, दूसरा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर जैसे कि देखिए जो अंकुरण जो राइजोफोरा है वो मैग्रोवन के अंतर्गत आता है। और मैग्रोवन आपको पता होगा कि दलदली क्षेत्र, जिसे सुंदरवन काफ़ी सुंदर उदाहरण है इस प्रश्न का, मैग्रोवन का। बीजों के अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन लवणी या दंदली में ऑक्सीजन की कमी होती है, सबको पता है कमी होती है। इस बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए भी अंकुरण हो जाता है। इसी को जो है जरायुज कहते हैं या पृथक अंकुरण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। तो सबको एकदम सरल प्रश्न है, जल से ही तो ऑक्सीजन निकलता है। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, जल से ही ऑक्सीजन निकलता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ये सबको पता है। प्रश्न नंबर चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। किस समीकरण द्वारा? तो इसमें जो हमारा समीकरण होगा वो होगा 6CO2 + 12H2O। और उसके बाद जो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश ग्रहण होता है और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड बनता है।
तो यही बनता है बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, चौथा का बी वाला विकल्प। जैसे देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे की पत्तियों द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्लोरोफिल की मदद से भोजन ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, वही प्रक्रिया जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूत्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5वां, किसके जलन से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होती है? किसके जलन से, इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो किसके जलन से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है? तो वो होता है कोयला। प्रश्न के अकॉर्डिंग ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, कोयला से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा। बाकी सीएनजी से तो होता है, उतना नहीं है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, आपको पता ही होगा। एलपीजी से नहीं होता है, तो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, 5वां का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 6वां है कि सुमेलित वन खंड को खंड 2 से मिलाना है। चलिए यहाँ खंड 2 से खंड 1 को मिलाना है। जैसे जड़ गाजर, आपको पता हो कि गाजर जो है होता है वो जड़ का ही होता है। तना की बात करें तो गन्ना एकदम मेन साफ उदाहरण है, गन्ना तने का ही रूपांतरण होता है। बीज जो है मूंगफली जो ढक्कन के अंदर होती है, तो वो बीज का उदाहरण हो जाएगी, और फल तो सेब हो ही जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 6 का वो हो जाएगा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया भी गया है, देख लीजिए, जड़ गाजर, तना गन्ना, बीज मूंगफली और फल सेब हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषी के समूह को दर्शाता है? स्वपोषी आपको पता होगा कि खुद अपना वो भोजन बनाते हैं, तो वो इसमें से उदाहरण कौन कौन से हैं स्वपोषी का, वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। तो देखिए अमरबेला स्वपोषी के अंतर्गत नहीं आता है, तो पहला तो ऑप्शन यही कट जाएगा। अमरबेला इसमें भी दिया है, अमरबेल जिसको कहते हैं, और बाकी ये बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। शैवाल, पालक, टमाटर, केला ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो बी वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित पादकों का विचार करिए। इसमें से विचार कर कर आपको उत्तर मारना है। चलिए ऑप्शन ए है तड़ित, भूस्खलन, गर्जन, सुनामी और बाढ़। इसमें से अलग छांटना है जो एक समूह को प्रदर्शित करे। जैसे भूस्खलन की बात करें तो ये जो है किससे आता है? भूस्खलन, आप ही बताइए। ये भूस्खलन किससे आता है? भूकंप से आएगा ना। सुनामी भी उसी से उत्पन्न होती है। अभी पंजाब और जम्मू कश्मीर के आसपास क्षेत्र में ये भूस्खलन भूकंप की जो है प्रक्रियाएं देखने को मिली है, अभी हाल ही का न्यूज है। तो 8वां का हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। यही 2 ऑप्शन है जो हमारे भूकंप को प्रदर्शित कर रहे हैं, बाकी तीनों नहीं। प्राकृतिक आपदा में बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 का भूस्खलन और सुनामी जो है भूकंप को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ भी दिया गया कि भूस्खलन तथा सुनामी भूकंप से होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि टार्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इसमें से टार्टिक अम्ल पाया जाता है तो नींबू में तो आपको सबको पता है साइट्रिक अम्ल। आंवला में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और कच्चे आम में भी साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और एक उदाहरण अगर इमली भी दिया रहेगा ना, इमली भी अगर है तो इसमें भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न हमारा केवल डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, ध्यान रखिएगा। 9 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हमारा सिर्फ टार्टिक अम्ल अंगूर में तो पाया जाता है ना। अच्छा उत्तर इसका देखते हैं समझ में। देखिए अंगूर में टार्टिक अम्ल, कच्चे आम में साइट्रिक अम्ल, आंवला में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल। सी वाला विकल्प इसका, सी वाला विकल्प कैसे होगा? सी वाला केवल डी, हाँ डी ठीक है। 9वां का जो हमारा विकल्प सही होगा डी वाला विकल्प। टार्टिक अम्ल जो है सिर्फ अंगूर में पाया जाता है, बाकी इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें थोड़ा ये ABCD में दे दिएगा ना तो कन्फ्यूजन हो गया था। प्रश्न नंबर 10 है समुद्री समीर का कारण है। समुद्री समीर का कारण है, समीर मतलब हवा होता है, बहाव होता है, तो एक तरह से हवा का पर्ववाची भी कह सकते हैं। तो जो समुद्री हवा होता है उसका कारण क्या होता है वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 10 का। तो देखिए दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाना है, ये तो बात सही है, लेकिन और भी ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, समुद्र तो उतना तेजी से गर्म नहीं होगा क्योंकि पानी है।
ऑप्शन सी है कि रात्रि में समुद्र तल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, स्थल तेजी से ठंडा होता है। ऑप्शन डी है कि रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। देखिए दिन के समय जो है स्थल जो है समुद्र की जल की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म हो जाता है। जो स्थल होता है ना वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है और ठंडा भी सबसे तेज़ी से होता है। यही तो रेगिस्तानी एरिया का सबसे प्रमुख उदाहरण है कि वो गर्म भी बहुत तेज़ी से होगा और ठंडा भी बहुत तेज़ी से होता है। तो रात बहुत ठंडी होती रेगिस्तान एरिया में और दिन बहुत गर्म होता है, ये आपको पता होगा। तो जो समुद्री समीर है उसको हम क्या कहेंगे कि जब यहाँ गर्म होगा, मैं जैसे आप समझिए दिन के समय यहाँ गर्म होगा तो गर्म होने पर हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठती हैं, आपको पता होगा ऊपर की तरफ उठेंगी तो वो उस क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो खाली हो जाएगा। तो इस तरह से समुद्र की तरफ से हवाएं जो है स्थल की तरफ चलने लगती है। यही प्रक्रिया जो है जब सुनामी आता है ना तो ये प्रक्रिया मेन उदाहरण होता है, यही प्रक्रिया सुनामी आने का। जैसे देखिए यहाँ पर दिया भी गया होगा, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो सूर्य की अपेक्षा गर्म स्थल गर्म हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, गर्म स्थल हो जाता है। स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म होती है। सही बात है, वायु गर्म होने पर फैलती है और फैलकर हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो ऊपर उठ जाती है। स्थल का निम्न वायुदाब समुद्र का उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र के स्थल की ओर आर्द्र या ठंडी वायु चलती है, इसी को समुद्री समीर कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे होता क्या है ना कि जैसे ये स्थल क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र है, ये समझिए। तो यहाँ का जो टेम्परेचर सबसे हाई हो जाता है दिन के समय, तो हाई होगा तो यहाँ का जो वायु होगा ऊपर उठकर चला जाएगा, तो ये एरिया खाली हो जाएगा। तो इधर से हवाएं इधर चलने लगती हैं समुद्र की तरफ से जो है स्थल की ओर, तो वो आर्द्र होती है, मतलब पानी युक्त होती है और ठंडी भी होती है, उसी को समुद्री समीर कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है तो उस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो दोमक मृदा होनी चाहिए और मृण्मय, बलुई नहीं। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, ये मृण्मय मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। दोमक मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। यह रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण होता है। दोमक मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश करती है। दोमक मिट्टी गेहूं, बाजरा, जौ, दलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छी है और आपको पता होगा कि ये रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय कौन सा है वो आपको बताना है। जून जुलाई में बोई जाती है, बरसात के दिनों में खरीफ की फसल बोई जाती है, तो कौन सा? धान होगा, मक्का होगा और कौन सा होगा? धान होगा, मक्का होगा, कपास भी हो जाता है, सोयाबीन भी हो जाता है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी गेहूँ ये नहीं आएगा खरीफ में। उसके बाद अलसी भी नहीं आता है ना, अलसी भी नहीं आता है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 12 का बी वाला विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ की फसलों होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है या मानसून के बाद काट ली जाती है। धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर आदि ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? कौन सा है जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है वो आपको बताना है। कौन सा है? तो देखिए पेट्रोल तो समाप्ति होगा, कोयला भी समाप्त होगा, लेकिन मृदा तो हो नहीं सकता, जल तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। खनिज व वन्य जीव जो है जो प्राकृतिक संसाधन का युग्म है और ये समाप्त होने वाले हैं, मतलब इनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, दूसरे बार प्रयोग नहीं कर सकते। एक बार ये नष्ट हो गए तो वो खत्म हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, उन्हीं को कह रहा है। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्राकृतिक में पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता, इसीलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित करने के लिए उनका विवेकपूर्वक तरीके से इस्तेमाल किया जाता चाहिए। इसके उदाहरण में कोयला, पेट्रोल, खनिज और वन्य जीव शामिल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? प्रश्न नंबर 14 का वो आपको बताना है। तो देखिए इसका मेन बेस्ट ऑप्शन है कि वनों से संबंधित भौतिक व जैविक संगठनों को संरक्षण के लिए व्याप्त कार्यक्रम आपको चलाना चाहिए। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन इसी का है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है।
वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा, पूछा जाता है ये प्रश्न। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र कौन सा है? तो भूतापी की बात जब हो रही है तो ये कहाँ पाया जाएगा? वहीं जहाँ भूपर्पटी के तप्त स्थल होंगे, वो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 15 का बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। जब CNG एवं LPG का पूर्ण दहन होता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 में। तो उत्पन्न होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 16 का। CNG और LPG दोनों गैस का पूर्ण दहन करने पर CO2 और H2O बनता है। CNG एक प्राकृतिक गैस है, इसमें हाइड्रोकार्बन मिला होता है, जबकि LPG में प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन आदि होते हैं। याद रखिएगा, LPG से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि LPG, जैसे मैं आपको उत्तर ही बता देता हूँ, LPG जो है मेथेन उत्सर्जक नहीं होता है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है, ध्यान रखिएगा, ये मेथेन उत्सर्जक नहीं होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है इसका फुल फॉर्म, और मेथेन उत्सर्जक ये नहीं होता है। पॉइंट महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय ताप बढ़ता रहता है, प्रमुख कारण क्या है? सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही, CO2 की वजह से ही जो है हमारा तापमान बढ़ता है, तो कोई बात इसमें ज़्यादा नहीं है। प्रश्न नंबर 18। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रतीत होते हैं, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? दिन में होगी, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो इस तरह से जो हमारा विकल्प सही होगा कि देखिए, इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा कि हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं, पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण। रात के समय कहाँ से प्रकाश संश्लेषण करेंगे? प्रकाश ही नहीं होगा। तो सी वाला विकल्प, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। एकदम यही चीज़ है, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19। निम्न रोग व कारक युग्म कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है ये विकल्प में आपको बताना है। तो देखिए, आलू जो है सोनेलिन कुल का पौधा एक होता है, ये तना का रूपांतरण होता है, इसको सिनकाइट्रियम एंटोबायोटिकम भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हैजा विब्रियो कालेरी जीवाणु जनित रोग है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। विब्रियो कालेरी हैजा होता है। और पोलियो जो है ये विषाणु जनित रोग है, लेकिन हमारा ऑप्शन यहीं सही हो जाएगा, क्योंकि क्षय रोग में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो है जीवाणु से होता है। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। गलत ऑप्शन की बात हो रहा है, तो यही है सी वाला विकल्प जो इसका 19 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते कौन हैं? वो होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक नहीं होंगे भाई, ये तो उत्पादक हो जाता है। उपभोक्ता जो होते हैं प्राथमिक, वो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, एक सर्वाहारी होता है। तो उसमें शाकाहारी पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक को मत जाइएगा। प्रश्न नंबर 21। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम है। चलिए, वायुमंडलीय स्तर जो परतें होती हैं वायुमंडल में, उसकी बात यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ढूंढना है उस परतों के बारे में। तो देखिए, पहले तो होता क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर तो होगा नहीं, समताप मंडल शुरू में आता है, नहीं आता है। एक्सोस्फीयर तो सबसे बाद में आता है, तो ये तो आएगा नहीं। मोजोस्फीयर, आयनोमंडल जो होता है, नहीं, मध्यमंडल जो होता है, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन पहला ही मिल गया। तीनों ऑप्शन गलत हो गए इसी के अकॉर्डिंग, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसका मिल गया। पहले क्या है? ट्रोपोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल, इंग्लिश नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों याद रखना पड़ता है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मोजोस्फीयर जो है मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल जो होता है। तो यही क्रम होता है, इसका ध्यान रखिएगा। नीचे से जब ऊपर जाते हैं, तब नीचे से ऊपर जाने की संरचना में ये चीज़ें होती है, परतें। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 22। साइटोकाइनिन है एक, साइटोकाइनिन एक क्या है? तो आपको पता होगा कि ये पौधे के अंतर्गत आएगा, लेकिन पादप हार्मोन्स होता है ये। डी वाला विकल्प हमारा 22 का सही हो जाएगा। ये पादप हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे ऑक्सिन, जेब्रिन, साइटोकाइनिन इत्यादि पादप हार्मोन्स
हैं। साइनोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस, अच्छा इसका इंग्लिश वर्जन हरित गृह गैस नहीं है। अच्छा, हरित गृह गैस नहीं है, कौन सा इसमें से, वो आपको ऑप्शन में से बताना है। हिंदी नाम कुछ और ही है। हरित गृह गैस इसमें से कौन सा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा नहीं है, तो SO2 जो होता है ना, वो हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत नहीं आने वाला है SO2। बाकी जो मेथेन हो जाएगा, CFC हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गृहित गैस के अंतर्गत आते हैं। नहीं पूछा है, ये वाला ऑप्शन हमारा 23 का सही हो जाएगा। देखिए SO2 एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि शेष अन्य 3 CFC, CH4, NO2 ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। सुमेलित कथन आपको बताना है, ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन पहला कह रहा है कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। घास स्थल की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 24 का देखिए, इसमें अगर हम बात करें ना, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन सुमेलित की बात करें तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वन पारितंत्र में जय भार का पिरामिड उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा है कि कथन सुमेलित कौन सा है, तो इस तरह से हमें डी वाला ऑप्शन हटाना है, तो बी वाले ऑप्शन के साथ जाइएगा। इसका हमारा बी वाला ऑप्शन जो है 24 का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी गर्मी है। देखिए, घास स्थल पारितंत्र की संख्या का पिरामिड हमें सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ये बात सत्य है। ताल जो तालाब होता है, पारितंत्र में जय भार का पिरामिड उल्टा बनता है। पिरामिड उल्टा बनने का मतलब हुआ कि हमारा पिरामिड ऐसे बनेगा, ये गलत बना रहा हूँ, ऐसे बनता है। पिरामिड ये उल्टा होता है और ये हमारा सीधा होता है। तो ये तालाब में जय भार का पिरामिड जो है उल्टा बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है पारिस्थितिक तंत्र में। तो ये भी पॉइंट सही है, तीनों पॉइंट सही है पर्यावरण से रिलेटेड। बाकी ये वाला ऑप्शन गलत है, सीधा बनेगा। वन पारितंत्र में जय भार का पिरामिड सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, काफ़ी पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी उत्पादन में भारत का जो कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर, विश्व में ब्राज़ील पहला स्थान पर है। तो काफ़ी जो है कहाँ से प्राप्त होता है पौधों में, वो आपको बताना है। तो ये जो है बीज से प्राप्त होने वाला हिस्सा होता है। डी वाला विकल्प जो 25 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 25 का डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं, वही चीज़ें बस दिया गया होगा। प्रश्न नंबर 26, पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है। ऑक्सीजन कह रहा है, ऑक्सीजन कहना चाहिए इसको। ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो वो वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग जो होते हैं, जो पतला वाला भाग होता है ना, वहीं से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलते हैं पौधों के। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ध्यान रखिएगा। 26 का प्रश्न देखिए, पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता उसके वृद्धि वाले भाग शीर्ष भाग में पाया जाता है, और प्रकाशित भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण प्रक्रिया भाग की अपेक्षा अधिक होता है। इस भाग शाखाएं मोड़ जाती है। प्रश्न नंबर 27, समुद्री की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम केलेथरेट कहा जाता है। ये वाला विकल्प इसका 27 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताना है। तो कितना होता है, 0.03% होता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ध्यान रखिएगा। सभी की मात्रा देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन जो है 0.93% होता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली रसायन का नाम है, कौन है जो ओजोन परत को नष्ट करती है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये ठंडी जो एसी कूलर ये इन सबों से निकलती है, यही जो है नष्ट करती है हमारी ओजोन परत को। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए जिम्मेदार होती है ओजोन परत, लेकिन उसको नष्ट करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि मलेरिया की कुनैन दवा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो ये सबको पता होगा, सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला विकल्प
सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 के अकॉर्डिंग। ये था हमारा 30 प्रश्न जो दिए गए थे यूथ कंपटीशन टाइम्स में, उसको भी हमने कवर कर दिया। बाकी आपका विचार जो होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।